हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 10 पी सब्जेक्ट में आज चैप्टर नंबर 6 जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है अप्रूव्ड थेराप्यूटिक मेथड्स। आप सब लोग जानते ही होंगे कि ओल्डन एज में जब हम लोग जंगल में रहते थे, उस अवस्था में अपना फूड के लिए एनिमल का हंट करते थे। वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भी उस अवस्था में, यानी कि जंगल में रहने के बावजूद भी कोई भी डिजीज़ नहीं होता था, और होता भी तो उनकी ट्रीटमेंट वो कैसे करता होगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती आई है। इसीलिए ही जो 4 वेद है, इनके साथ साथ 5वां नंबर आयुर्वेद का दिया है। और साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इनकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से बढ़ती गई है। तरह तरह की नई नई पद्धतियाँ, थेराप्यूटिक मेथड्स आती गई, इन्हें स्पेशलाइजेशन होते रहे, डिग्री मिलती रही, और वो क्या कौन कौन सी है, इनके बारे में हम लोग यहाँ आज जानेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि थेरापी यानी कि कोई भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नए नए आविष्कार होते हैं। इनमें डांसिंग थेरापी आती है, फ्लावर थेरापी आती है, कलर थेरापी आती है, बहुत सारी है। लेकिन इम्प्रूव्ड कौन कौन सी है, तो 6 बताइए हमारे सिलेबस में: आयुर्वेदा, योगोपचार, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी ट्रीटमेंट एंड एलोपैथी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयुर्वेद। तो अबाउट 5000 ईयर एगो सेंट एंड सेगिस had found our Ayurvedic therapeutic method. हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ की जो पोजीशन है, वो उनका लेवल जो है वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और तरह तरह के डिजीज़ डेवलप होते हैं। उनको आयुर्वेद में त्रिदोष भी कहते हैं, और त्रिदोष से अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं, नए नए डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। इसमें वात यानी कि वायु प्रकृति से करीब करीब 80 डिजीज़, और पित्त से 60 डिजीज़, और कफ के 40 डिजीज़ पैदा होते हैं। इन डिजीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में मेथड बताई हुई है। और आयुर्वेदिक थेराप्यूटिक मेथड आर प्रूव्ड अनफेलिंग, पॉसिबली इफेक्टिव फॉर ओल्ड कोल्ड, ओल्ड फीवर, सोराइसिस एंड स्किन डिजीज। तो आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, इसके कारण यहाँ पर है। तो फर्स्ट बताया है कि इट इज़ नेचुरल थेराप्यूटिक मेथड। सेकंड, रिमूव द डिजीज फ्रॉम इट्स रूट एंड डज नॉट अलाउ टू डेवलपिंग अगेन। थर्ड, इट इज़ complete innocent therapy method without any side effect. And fourth,
It observes the disease and the diseased person completely. Types of therapy. There are two types of Ayurvedic therapy, शोधन एंड शमन. दो प्रकार की यहाँ पर पद्धतियाँ बताई है. आप लोगों ने शायद पंचकर्म ऐसा शब्द सुना होगा, जिनमें वॉमिटिंग कराते हैं, विरेचन कराते हैं, बस्ती है, नस्य, नेति जिसको कहते हैं, रक्त मोक्षण, ऐसी एक पद्धति है कि आपका जो अशुद्ध ब्लड है उनका नाश करके नए ब्लड अंदर बनता है. और शोधन पद्धति जो है, शोधन में स्नेहन और स्वेदन इनके मुख्य कर्म है. स्नेहन स्वेदन से अपने जो दोष है, जो डिजीज है, वो दूर होते हैं. और वमन विरेचन से वो बाहर आते हैं. हम वॉमिटिंग करते हैं और तो उनसे वो डिजीज के जो अशुद्धि है वो सब बाहर आते हैं. लेकिन आयुर्वेद में परहेजी, कंट्रोल इन आयुर्वेद, एक बहुत ध्यान रखना है कि क्या करना है. कि आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने बॉडी के अनुरूप होती है. क्या लेना, क्या न लेना, क्या करना, क्या न करना, वो बहुत मायने रखता है. इसीलिए अपने आप में एक सदाचार, अपना आहार विहार जो है वो उत्तम होना चाहिए. तो ही अपने कोई भी डिजीज़ हो, कितना भी पुराना हो, बिना साइड इफ़ेक्ट वो दूर करता है. इसीलिए परहेजी रखना, यानी कि कंट्रोल अपना होना चाहिए. क्योंकि कई बार दवाई लेते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि आपको ये खाना नहीं है या तो ये चीज़ छोड़ देनी है, तो ही आपका इलाज हो पाएगा. इसीलिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो बहुत ज़रूरी है. सेकंड आता है योगोपचार. योगोपचार क्या क्या है? तो इनमें ब्रह्मचर्य है, आसन और मुद्रा है, प्राणायाम है, उपवास है, सद्विचार है, सदाचार है. तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य. आप लोग ब्रह्मचर्य सेलिबसी से जानते हैं. वो योगोपचार का सबसे बड़ा फंडामेंटल माना जाता है. Enjoying sexually in the disease condition bring physical and mental weakness. Hence, an individual who observes celibacy, taking the shelter of yogopchar, only can get rid of the disease. आपके शारीरिक और मानसिक निर्बलता को दूर करता है. और सेलिबसी का जो पालन करना है आपको, इनके लिए प्रॉपर फूड, मेरीमेंट, कंपनी एंड रीडिंग एंड ऑल्सो बैलेंस वे ऑफ लाइफ आर वेरी नेसेसरी. आपका आहार विहार, सोबत, आपका रीडिंग, आपका जीवनचर्या पर पालन होना जरूरी है. सेकंड है आसन और मुद्रा. हम लोग जानते हैं कि तरह तरह के यूज़फुल आसन करके हम लोग निरोगी रह सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं. और मुद्रा भी आती है. मुद्रा यानी कि कोई एक पोस्चर बनाना है जो भगवान के होते हैं. कोई फ़ोटो में आप देखते हैं, डांस के दौरान जो मुद्रा बनती है, जो पोस्चर बनता है, वैसे बन के अपने मस्तिष्क को क्रियाशील रखना है. और नेचुरली आपको वो बेनिफिट मिलता है. अपने जो ग्लैंड्स है वो
इम्प्रूव होते हैं और एक स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है। आसन और मुद्रासन। फिर प्राणायाम आता है। योग का सबसे बेस्ट पार्ट कोई हो तो प्राणायाम है, जिनसे अपने लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, जो ब्लड प्योरीफाई होता है, वो स्पीडली होता है। और जितना आप ऑक्सीजन लोगे, प्राणायाम लोगे, उतनी नई चेतना पैदा होगी और अपनी अस्वस्थता यानी कि जो अनस्टेडीनेस है वो दूर होती है, ब्लड प्योर होता है और जो वायरस है वो दूर होते हैं। फिर फास्टिंग। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में आप लोगों ने देखा होगा कि फास्ट करते हैं तो willful fasting purifies the body instead of our eating and inviting disease। तो हमारी या तो कम खाना या अच्छा खाना वो अपनी बुद्धिशाली व्यक्ति की एक निशानी होती है। अपने मनोनिग्रह जो होते हैं, फास्टिंग कंट्रोल ओवर द माइंड, tyranny of science, fasting, overeating required balanced diet include with the purification of mind and body are main। अपनी मन की विशुद्धियों को दूर करता है। फिर नंबर आता है सद्विचार। आपके बैड थॉट्स इज सीड्स ऑफ डिजीज, द गुड थॉट्स इज द सीड्स ऑफ हेल्थ। फिर आता है सदाचार। सदाचार का मतलब है मॉरली गुड कंडक्ट, सत्वत्ता आचार, pertains to God whereas pertains to behavior। अपना बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। अपना वर्तन ही रोगों का कारण बन सकता है, इसीलिए हमें अच्छे विचारों से आपके डिजीज को दूर कर सकते हैं। फिर नंबर 3 मेथड है होम्योपैथी। आप लोग जानते हैं कि नेचुरली हमारे बॉडी में क्योरिंग होने की एक सिस्टम होती है और वो सिस्टम का बेसिक जो है वो लाइक क्योर लाइक्स, यानी कि रोग जैसे जो चिन्ह है वैसे ही चिन्हों वाली दवाई दे के रोग को दूर करना। यानी कि पेशेंट जो बोलता है कि मुझे ऐसा हुआ है तो ऐसे ही दवाइयाँ देते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है और उनसे इनका इलाज होता है। इसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्लस पॉइंट इनका है और आपका डिजीज दूर होता है। इनके जो बेसिक्स है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो लाइक योर लाइक मीन्स द मेडिसिन हैविंग द सेम सिम्टम्स एज दोज हु डिजीज क्योर द पेशेंट। एट अ टाइम ओनली वन टाइप ऑफ मेडिसिन is to be given। थर्ड इज क्वांटिटी, यानी कि डोज, द मेडिसिन शुड बी मिनिमम। मेडिसिन इज टू बी द गिवन इन वेरी लिटल डोज and the effect of the medicine should be tested on healthy person। The medicine prepared from human beings cannot be tested on the animals because the constitution of the bodies of human beings and those of the animals are different।
इसीलिए ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ है वो मनुष्य के ऊपर ही इनका उपयोग कर सकते हैं, प्राणियों के ऊपर नहीं, क्योंकि मनुष्य और प्राणी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर नंबर 4 पर आता है निसर्गोपचार। आप देखते हैं कि उसको नेचुरोपैथी बोलते हैं। द ट्रीटमेंट बीइंग डन बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल एलिमेंट इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द ट्रीटमेंट आर वाटर, क्ले, लाइट, एयर। इनके अंदर नो इन दिस ट्रीटमेंट एक्सटर्नल मेडिसिन, टैबलेट्स, इंजेक्शन और केमिकल्स आर नॉट यूज्ड। नाउ वी शैल गेट information regarding the following treatment making the use of natural elements: water therapy, clay therapy treatment, sunlight treatment, air treatment। तो सबसे पहले वाटर थेरापी, जल चिकित्सा कहते हैं। जल चिकित्सा इनके अंदर वाटर में हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, जब भी हमें फीवर आता है तो कोल्ड वाटर के कपड़े जो होता है वो अपने माथे पे रख के पट्टी रखते हैं, पेट पे रखते हैं, तो वो रखने से जो फीवर की मात्रा है वो कम हो जाती है। स्वेलिंग आ जाता है जब स्प्रेन हो जाता है लेग में, तो वो पार्ट पर हम गर्म पानी से वहाँ पर शेक करते हैं और जो पेन होता है वो कम होता है। या तो रबर की बैग में गर्म पानी भर के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ी देर रखने से वहीं पर आराम मिलता है। फिर कई बार ओवर एंड वेपर जो हम लोग भाप लेते हैं, स्नान करते हैं, स्टीम बाथ जिसे कहते हैं, एनिमा जिसे कहते हैं, इनसे भी इनका उपचार किया जाता है। तो ये जल चिकित्सा में आता है। फिर क्ले ट्रीटमेंट। क्ले यानी कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी हमारे बॉडी को बहुत ठंडक देती है, पॉइज़न को शोष लेती है। स्वेलिंग हो और दाह हो यानी कि जलता हो तो उनको कम कर देती है। लेकिन इनके लिए जो तालाब में होती है, नदियों के किनारे पर होती है, वो मिट्टी होनी चाहिए। या तो जो इंसेक्ट आते हैं वो बड़ा बनाते हैं, राफड़ा जैसा उसको बोलते हैं, उनको वो मिट्टी से सुखाने के बाद, साफ़ करने के बाद उनको पानी में भिगोते हैं और वो बॉडी पे लगाते हैं। इनसे कई बार हमारे स्टमक पर, आइस पर, स्पाइन पर रख के इलाज किया जाता है। तो बहुत सारे रोग इनसे भी दूर होते हैं मिट्टी से। इसलिए मिट्टी से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ मिट्टी या कंप जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। फिर थर्ड आता है सनलाइट ट्रीटमेंट। आप लोग जानते हैं कि सूर्य ही एक ऐसा स्रोत है कि जिनके ज़रिए बहुत सारे डिजीज़ दूर होते हैं और अपने बॉडी पे बहुत सारे जीव जंतुओं का नाश हो जाता है। आइज साइट जो है, जो ब्राइटनेस है आइज़ की, वो बढ़ती है। विटामिन डीज मिलता है और हमारे बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कई बार रिवर पर जाओगे तो आप वहीं पर जो गर्म सैंड होती है, इन पे लोग सोते हैं या अपने शरीर को तपाते हैं, तो इनसे भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। फिर एयर ट्रीटमेंट। एयर ट्रीटमेंट में आप लोग देखते हैं कि हवा
यानी कि वायु ही हमारा प्राण है ह्यूमन बॉडी के लिए। इनकी अनुपस्थिति के बिना हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो जितने भी एयर हमारी लंग्स में जाते हैं तो उनकी क्षमता कम होती है, लेकिन आप प्योर एयर जो होती है तो आपको ऐसा लगता है, खुशबू वाली एयर होता है, ऐसा लगता है जानबूझ के आप गहरी सांस लेते हैं और मज़ा आता है। इसलिए अपने घर में जो विंडोज़ होते हैं, डोर होते हैं, वो आमने सामने होते हैं, जैसे हवा प्रॉपरली और स्वच्छ हवा मिलती रहे। अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें भ्रामरी, अनुलोम, कपालभाति जैसे प्राणायाम करने चाहिए और होल्डिंग करना चाहिए, तो ही ये फ़ायदा मिलता है। तो उपवास हमारा बैलेंस फूड, थोड़े आसन, प्राणायाम, यम नियम, सदाचार और रेस्ट, स्लीप वो लेना चाहिए, जिससे हम लोग अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ तक बता रहे हैं। थैंक यू।